स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे थे विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, जिनमें हमने 7 सांद्रता की इकाइयों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं मोलरता व मोलरता में संबंध। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है मोलरता और मोलरता में। देखो, मोलरता और मोलरता में संबंध को हम एक सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मोलरता इज इक्वल टू 1000 मोलरता बटा हुआ 1000 घनत्व इंटू मोलरता माइनस मोलरता इंटू विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। मोलरता को स्मॉल m के द्वारा, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D माइनस कैपिटल M इंटू मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से विलय के लिए B शब्द, यहाँ MB, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम मोलरता और मोलरता में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन आए, मोलरता से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं और मोलरता से हम मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। निपुण पढ़ते हैं हेनरी का नियम। हेनरी एक वैज्ञानिक थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है, एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेनरी एक वैज्ञानिक थे। हेनरी ने गैसों की विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव होगा, तो गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए यह नियम दिया। तो गैसों की विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, इसको समझाने के लिए हेनरी वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसको हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम को ध्यान से सुनना है। हेनरी नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, टेम्परेचर को निश्चित करेंगे, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में, ये माना कि कोई विलायक है, तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में, यहाँ पात्र और पात्र में आपने क्या लिया, यहाँ पे विलायक, किसी विलायक में घुली गैस की मात्रा, यहाँ आपकी कोई गैस है और गैस की मात्रा को स्मॉल m के द्वारा, तो गैस की जो मात्रा है वो साम्य पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली जो गैस की मात्रा है, वो गैस की मात्रा साम्य पर आरोपित या लगाए गए दाब के समानुपाती होती है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो गैस की जो मात्रा है स्मॉल m वो आरोपित दाब के प्रेशर के समानुपाती होती है। इसको यदि हम लिखना चाहें तो m बराबर के एच इंटू पी। तो ये यहाँ ये जो आपका m बराबर के एच इंटू पी है, ये हेनरी के नियम का सूत्र है। यदि हेनरी के नियम का सूत्र पूछे तो हमें ये सूत्र लिखना है। और यहाँ ये जो के एच है उस के एच को हेनरी स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के एच हेनरी स्थिरांक है। यदि मान लीजिए आप किसी गैस की मात्रा, एक तरफ लेते हैं अपन गैस की मात्रा और एक तरफ यदि हम आरोपित दाब लें, तो गैस की मात्रा और आरोपित दाब के मध्य यदि हम कोई आरेख खींचना चाहे तो ये जो आरेख होगा वो आरेख हमें सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ ये जो सीधी रेखा है वो सीधी रेखा हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। तो यदि गैस की मात्रा और दाब के मध्य यदि हम आरेख खींचते हैं तो आरेख सीधी रेखा प्राप्त होगी और ये जो सीधी रेखा है वो हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। हेनरी का नियम की कुछ सीमाएं हैं। हेनरी का जो नियम है वो कुछ विशेष कंडीशन में ही लागू होगा। तो हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं, सबसे पहले कंडीशन है दाब या प्रेशर बहुत अधिक ना हो। तो जो दाब है, प्रेशर है, वो बहुत अधिक न हो। दूसरी लिमिटेशन आती है टेम्परेचर बहुत कम न हो। जो ताप या टेम्परेचर है वो भी बहुत कम न हो। टेम्परेचर भी इतना कम नहीं होना चाहिए, दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो गैस है, गैस विलायक से, गैस विलायक से कोई अभिक्रिया न करे। तो जो गैस है वो विलायक से कोई अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। चौथा है गैस का विलयन, जो गैस का विलयन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट मानी विलायक में गैस की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। तो ये चार लिमिटेशंस हैं हेनरी के नियम की। हेनरी का नियम आपने समझ लिया होगा। किसी निश्चित ताप पर किसी गैस में घुली या किसी विलायक में घुली जो गैस की मात्रा है वह गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। गैस की जो मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती m बराबर के एच इंटू पी, इसे हेनरी के नियम का सूत्र कहते हैं। यदि आप m और p के मध्य आरेख खींचोगे तो आपको सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि ये हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। निम्न नंबर आता है वाष्प दाब व वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब नाम से पता लग गया होगा कि वाष्प के द्वारा डाला गया दाब, इसे कहते हैं अपन वाष्प दाब।
वाष्प दाब को समझने के लिए ये माना कि कोई पात्र है और इस पात्र में कोई विलायक है, जल मान सकते हो आप यहाँ पे। तो ये माना कि कोई विलायक या जल है, इसको हम किसी स्प्लिट लैंप या बर्नर से जैसे हम इसको गर्म करेंगे, मैंने यहाँ पे लैंप लिया है, लैंप से आप जैसे इसको गर्म करोगे तो इसकी वाष्प बनेगी, तो ये बन जाती है इसकी वाष्प। वाष्प संघनित होकर वापस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, फिर वाष्प बनेगी, फिर ये वापस द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ विलायक से वाष्प बनना, इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। वाष्प का पुनः द्रव में परिवर्तित होना, इसको हम कहते हैं संघनन। तो ये क्रिया बार बार चलती रहती है, लेकिन एक निश्चित ताप पर ये साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था में क्या होगा, ना तो वाष्पन होगा और ना ही संघनन होता है। इस साम्य अवस्था पर ही वाष्प के द्वारा इस विलायक या द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित किया जाता है। तो वाष्प के अणुओं के द्वारा विलायक की सतह पर आरोपित किए गए दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प के अणुओं के द्वारा विलायक की सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। अब इसके बाद में यहाँ मैंने पॉइंट डाला है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन मानी होता है कमी होना। तो वाष्प दाब में देखो कमी कब होती है। वाष्प दाब में कमी को समझने के लिए ये माना कि कोई यहाँ विलायक है, तो ये माना कि कोई विलायक या जल है। यदि किसी विलायक या जल में अवाष्पशील विलय देखो, एक तो होते हैं वाष्पशील होते हैं जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, एक होते हैं अवाष्पशील विलय, जैसे आपके हो सकते हैं नमक, शक्कर, ग्लूकोज। तो नमक, शक्कर, ग्लूकोज ये अवाष्पशील होते हैं। तो माना कि इस विलायक में हम यहाँ शक्कर डाल देते हैं, तो ये शक्कर क्या करेगी, इस विलायक की सतह पर अपना स्थान घेर लेती है, अपने स्थान को ग्रहण कर लेती है। अब यदि मान लीजिए जब आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, जैसे ही वाष्प बनेगी तो वाष्प क्या करेगी, साम्य अवस्था पर इन शक्कर के अणुओं पर दाब डालेगी, ना कि क्योंकि इस सतह पर तो शक्कर के अणु आ गए। शक्कर के अणु आने के कारण क्या होगा, ये जो वाष्प है वो शक्कर के अणु पर दाब डालती है। शक्कर के अणु पर दाब डालने के कारण इस कंडीशन में, अब देखो पहले ये विलायक था, विलायक में आपने विलय मिला लिया है, तो विलायक और विलय ये दोनों मिलकर हमने पढ़ा है विलय और विलायक। विलय और विलायक ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। तो जो प्राप्त विलयन होगा, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाना, इसी घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय में आप लेंगे नमक, शक्कर, ग्लूकोज, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब
शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसी घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में कमी होना कहते हैं। माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, कोई शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P नॉट के द्वारा, और विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं PS के द्वारा। तो देखो वाष्प दाब में कमी क्या हो जाएगी, वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन कैसे ज्ञात करोगे, कमी कैसे ज्ञात करोगे, ज़्यादा में से कम को घटा दो। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P नॉट माइनस विलयन का वाष्प दाब है PS। तो यहाँ वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P बराबर हो जाता है P नॉट माइनस PS। इस प्रकार विलयन के वाष्प दाब में कमी होना, इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो ये है आपका वाष्प दाब और वाष्प दाब में अवनमन। थैंक यू।